नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बात विपक्ष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में गुमनाम हो रहे विपक्ष के मुद्दों को उठाना है। हालांकि हम वर्तमान सरकार के द्वारा अच्छे कामों का भी जिक्र करेंगे। इस कार्यक्रम में हम समय समय पर कुछ मेहमानों को भी शामिल करते रहेंगे। आपको बता दें कि देश में कई ऐसे मजबूत मुद्दे हैं जिन पर आज बात होना बंद हो गई है या फिर उन मुद्दों पर बात ना के बराबर होती है। विपक्षी सरकारों का अपना अलग एक तंज है और वो तंज ये है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या वास्तव में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में वर्तमान सरकारों की हम बात करें तो सरकारों की तरफ से साफ किया जाता है कि समस्या कोई भी हो, हम उस समस्या को दूर करने के लिए भरकश प्रयास करते हैं या कर रहे हैं जिससे उस समस्या को दूर किया जा सके। फिलहाल काफी कुछ है बात करने को लेकर, तो आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे प्रशांत किशोर के राजनीतिक जीवन के बारे में, क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर को राजनीति में चाणक्य भी कहा जाता है और कहा जाता है कि प्रशांत किशोर के अंदर वो काबिलियत है कि वो जिस भी पार्टी के साथ में जुड़ते हैं वो पार्टी सत्ता पर काबिज हो जाती है। तो उन्हीं के जो है राजनीतिक सफर की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे प्रशांत किशोर के जो है यात्रा के बारे में। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने देश के सबसे पुरानी पार्टी में कांग्रेस में शामिल होने के प्रस्ताव को हाल ही के दिन में ठुकरा दिया था और इन दिनों वे काफी चर्चा में रहे। उनके बारे में जानेंगे कि आखिर वो कौन है। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में हुआ था और वे रोहतास जिले के कोनार गांव के रहने वाले हैं। बाद में वह और उनके माता पिता बिहार के बक्सर में रहने लगे। उनके पिता श्रीकांत पांडे बिहार सरकार में डॉक्टर हैं और उनकी मां उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की हैं। उनकी पत्नी का नाम जाह्नवी दास है, वह असम के गुवाहाटी में डॉक्टर हैं। उन्हें एक बेटा है। चूंकि उनके पिता गांव से बक्सर शिफ्ट कर गए थे, इसलिए उनकी स्कूली पढ़ाई लिखाई बक्सर में ही हुई और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए वो हैदराबाद चले गए। पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ट्रेंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में संयुक्त राष्ट्र में काम करने लगे और उनकी पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में हुई और फिर उन्हें पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाने के लिए बिहार में ट्रांसफर कर दिया गया था। आपको बता दें कि बिहार में 2 साल काम करने के बाद उन्हें फिर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय कार्यालय बुला लिया गया। फिर 2 साल बाद यूएन के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उन्हें बुलाया गया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उन्हें काम करने में मजा नहीं आ रहा था। फिर उन्हें चाड में डिवीजन हेड के रूप में उत्तर मध्य अफ्रीका देश भेजा गया। वहां उन्होंने 4 साल तक काम किया। उसके बाद उन्होंने भारत के समग्र उच्च विकास वाले राज्यों में कुपोषण पर एक रिसर्च पेपर भी लिखा। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक राज्यों में कुपोषण की स्थिति पर लिखा गया। इन राज्यों में गुजरात सबसे नीचे था। यह पढ़कर तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर को फोन किया और पीके को गुजरात के लिए काम करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। बात यहां तक की जाती है कि प्रशांत किशोर ने 2013 में सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कि कैग की शुरुआत की और उनकी फर्म ने उनके साथ सहयोग करने वाले राजनीतिक दलों को राजनीतिक रणनीति प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन भी प्राप्त हुआ था और उनके बाद उन्होंने उनके चुनाव प्रचार की कमान संभाली और 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को लोकसभा चुनाव जीतने में मदद की और पार्टी देश में पूर्ण बहुमत के साथ जो है सत्ता में आई। वह बीजेपी के चुनाव पूर्व अभियान के मुख्य रणनीतिकारों में से एक थे। ऐसा कहा जाता है कि प्रशांत किशोर का ही दिमाग था जिसने चाय पे चर्चा, मंथन, 3D रैलियां, ऑनलाइन प्रचार और बीजेपी के लिए और भी बहुत कुछ किया। कुछ समय बाद किशोर ने राजनीतिक रणनीतियों के साथ बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कुछ संघर्षों के कारण अलग होने का फैसला किया।
2015 में सीएजी या सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में बदल दिया गया, जिसे आज आईपैक के रूप में संक्षिप्त नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने नीतीश कुमार की फिलहाल मदद भी की और उन्हें नीतीश के निश्चय विकास की गारंटी के नारे लगाने वाली साइकिल का उन्हें सुझाव दिया था। उन्होंने उनकी ओर से फिर एक बार नीतीश कुमार का नारा तैयार किया और बिहार के 4000 गांव का दौरा करके उनकी आम समस्याओं का पता लगाकर एक सर्वे भी किया था। लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने शानदार जीत हासिल की थी और उसके बाद वह जदयू के सदस्य बन गए थे। नीतीश कुमार के साथ ज्यादा दिन रहे और पार्टी फिर छोड़ दी। तो कयास यहां तक लगते रहे कि प्रशांत किशोर का जो राजनीतिक जीवन था वो एक अलग दिशा की ओर से आया था, जिसे बड़े रणनीतिकार के रूप में पहचान मिली। जब जिस तरीके से उन्होंने काम किया तो उनके काम से प्रभावित होकर खुद गुजरात के उस समय सीएम रहे नरेंद्र मोदी ने उन्हें आमंत्रित किया और निश्चित ही इस बात की लिए उन्हें मनाया था कि वो गुजरात में आए और गुजरात की स्थिति का अवलोकन करें और अपने सुझाव से गुजरात को जो है सुधार संबंधी दिशा की ओर अग्रसर करें। लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों से भी उनकी जान पहचान रही। जिस तरीके से भाजपा सरकार में 2014 में उन्होंने काम किया, इसके बाद नीतीश कुमार के साथ में रहे। यहां तक कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ में वो घर में भी उनके रहते और नीतीश कुमार उन्हें एक बेटे की तरीके से रखते थे। हालांकि उन्हें जेडीयू का उपाध्यक्ष तक बनाया गया, जिसके बाद में उन्होंने जेडीयू की विकासकांक्षी महत्वाकांक्षाओं को जो है जग जाहिर किया और लोगों को जो है नीतीश कुमार के पाले में लेकर आश्वस्त किया। लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों में उनकी भूमिका इस वजह से मजबूत होती गई क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपनी भूमिका को जो है राजनीतिक पटल पर रखा था, वो भूमिका एक मजबूत रणनीतिकार के रूप में पहचानी गई। कहा यह भी जाने लगा कि प्रशांत किशोर के अंदर वो काबिलियत है कि वो जिस भी पार्टी के साथ में जो है जुड़ते हैं, वो पार्टी निश्चित ही रूप से, चाहे वो गर्त में हो, वो निश्चित ही रूप में उसमें एक नई जान आ जाती है, नई ऊर्जा आ जाती है और नए विचारों के साथ में वो पार्टी जो है जनता के साथ में संवाद फिर से स्थापित करती है। प्रशांत किशोर के बारे में यह भी कहा जाता है कि 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह उनसे जुड़े और पंजाब चुनाव में उनके लिए काम किया। कैप्टन हर घर में एक जाना पहचाना नाम बन गए क्योंकि किशोर फैशनेबल नारों के साथ उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। कॉफी विद कैप्टन और पंजाब द कैप्टन, इस तरह के नए नामों का भी चलन पंजाब में देखने को मिला था। अमरिंदर सिंह ने कुल 117 में से 77 सीटों के साथ जीत हासिल की और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर उनके काम की बड़े पैमाने पर और सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना भी की थी। इस तरह प्रशांत किशोर का कारवां बढ़ता गया और उन्हें एक रणनीतिकार, एक सफल रणनीतिकार की छवि प्रदान मिली। उन्होंने एक समर्पित रणनीतिकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य जैसे राजनीतिक दलों को मदद करके चुनाव जिताने में भी मदद की है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर आयोजित कांग्रेस पार्टी की बैठक में करीब 4 घंटे तक उन्होंने जो है प्रेजेंटेशन को दिया था। बैठक में प्रशांत किशोर के साथ नेताओं ने उस प्रेजेंटेशन को देखा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर एक प्रेजेंटेशन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और कुछ बड़े नेताओं के सामने उन्होंने पेश की है। उनके इस प्रेजेंटेशन पर समीक्षा के लिए टीम भी बनाई गई, जो कुछ समय बाद रिपोर्ट उसने अपनी सौंपी और उसके बाद आखिरी निर्णय भी लिया गया। हालांकि बात प्रशांत किशोर की कांग्रेस में नहीं बनी। प्रशांत किशोर को कांग्रेस को लेकर एक उनकी अपनी व्यक्तिगत राय थी। वो मजबूती के साथ जिस खाकों को उन्होंने तैयार किया था, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी विचारधारा को फिट करने में कामयाब नहीं रही और बात बिगड़ गई। बताया जाता है कि प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा था कि कांग्रेस पार्टी को 370 सीटों पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस यूपी, बिहार और ओडिशा में अकेले उसको लड़ना चाहिए।
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कांग्रेस को गठबंधन में लड़ना चाहिए। प्रशांत किशोर की बातों पर राहुल गांधी ने भी सहमति जताई थी। सूत्रों का ऐसा मानना था। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में कांग्रेस में शामिल होंगे, ऐसे भी कयास लग रहे थे, लेकिन उन्होंने पार्टी में कोई खास पद नहीं मांगा था। वो कहते थे कि हम एक सुझाव देंगे और सुझाव के तौर पर ही मेरा भूमिका को कांग्रेस पार्टी में निर्धारित किया जाए। आपको बता दें कि इस बैठक में शामिल होने वाले नेताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे, ए.के. एंटनी, अंबिका सोनी, के.सी. वेणुगोपाल, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह, अजय माकन भी शामिल थे। पिछले कुछ दिनों से अटकलें लग रही थी कि प्रशांत किशोर को गुजरात चुनाव में कांग्रेस बड़ी भूमिका दे सकती है। इससे पहले एक इंटरव्यू में खुद प्रशांत ने मई में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर एक बड़ा ऐलान करने की भी बात कही थी और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि प्रशांत किशोर की टीम गुजरात में सर्वे भी कर रही है। इस बैठक से पहले प्रशांत किशोर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिल चुके थे और आपको बता दें कि पंजाब चुनाव से पहले भी प्रशांत किशोर की कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ कई बार मुलाकातें भी हुई थी। इस दौरान उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी चली थी। लगातार जिस तरीके से पंजाब चुनाव से पहले की अगर हम बात का जिक्र करें, प्रशांत किशोर की कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ रही थी, उस दौर पर यह कयास लगाए जाने लगे थे कि प्रशांत किशोर के अंदर जो है कांग्रेस को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है उन्हें, और प्रशांत किशोर निश्चित ही तौर पर उस भूमिका पर खरे उतरेंगे जैसा कि वो पहले अन्य पार्टियों के साथ जुड़े और लगातार जीत का परचम उनके साथ लहराया गया। लेकिन हालांकि किशोर और कांग्रेस में बात नहीं बनी और ये बात सिर्फ अटकलें ही साबित हुई कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण पद पर जा सकते हैं। प्रशांत किशोर की सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात अभी हमने पीछे बीते दिनों देखी थी और ये कयास लगाया जा रहा था कि प्रशांत की जदयू में फिर से एंट्री हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि उनके प्रशांत किशोर से पुराने संबंध है। प्रशांत ने इच्छा जताई तो सीएम ने उन्हें बुलाया था, लेकिन इस पर कोई भी बात नहीं हुई। अब इस बात पर प्रशांत किशोर ने भी चुप्पी अपनी कुछ दिनों पहले तोड़ी थी और कहा था कि उन्होंने ट्विटर पर राष्ट्रकवि दिनकर की एक पंक्ति शेयर की थी, जिससे सियासी सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई थी। प्रशांत किशोर ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता की पंक्ति को ट्विटर पर शेयर किया था, जिसमें लिखा था कि तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। अब उनके इस ट्वीट के बाद से सियासी अटकलों के बाजार गर्म हो गए थे। एक बयान है नीतीश कुमार से ही जुड़ा हुआ, वो बयान आप सुनिए। तो नीतीश कुमार को ये कहते हुए भी सुना जा रहा है कि हाँ, हमने संरक्षण दिया नीतीश को, पीके कुमार को, और जिस तरीके से आज वो अपने व्यक्तिगत सुझाव को रखते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपनी उनकी अलग शैली है। और लगातार जिस तरीके से प्रशांत किशोर बिहार में अब उनकी सरकार के द्वारा किए गए कामों को नकारने लगे हैं, ये उनका एक व्यक्तिगत सुझाव है। प्रशांत कुमार का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें हमने संरक्षण दिया, जिन्हें हमने महत्वता दी, लेकिन आज वही प्रशांत किशोर है जो लगातार हमारी पार्टी के किए गए काम को नकारने पर तुले हुए हैं।
नीतीश कुमार कहते हैं कि हो सकता है कि उनका एक अपना अलग सुझाव हो, एक अपना एक अलग मानना हो, एक अपना एक अलग जो है बिहार की राजनीति को लेकर एक अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो, लेकिन हमारे आज के ताल्लुक जो है वो प्रशांत किशोर से नहीं है। कुछ लोगों ने प्रशांत किशोर की जदयू में एंट्री होने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि फिर से जो है जदयू में प्रशांत किशोर का कद बढ़ सकता है। वहीं कुछ और लोगों का कहना था कि वे आने वाले भविष्य को लेकर काफी सतर्क हो गए। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जदयू में नया राजनीतिक बदलाव हुआ। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर की जदयू में एंट्री भी हो सकती है, ऐसे भी बीच में कयास लगने लगे थे। हालांकि इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और ना ही ऐसा बनता हुआ दिखा, लेकिन प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार से हुई मुलाकात को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी कुछ मुद्दों को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। इस पर सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उनसे पुराना संबंध है और मुलाकात राजनीति से जुड़ी हुई नहीं, व्यक्तिगत मामलों से जुड़ी हुई थी। हालांकि मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए सीएम नीतीश ने कहा था कि प्रशांत किशोर से मेरे अच्छे संबंध है और उनसे पुराना संबंध है। उन्होंने मुलाकात के लिए इच्छा जताई तो मैंने प्रशांत जी को बुलाया था। वहीं इस दौरान सीएम नीतीश ने कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात को खारिज कर दिया था। उन्होंने ये साफ तौर से इस बात को का खंडन कर दिया था कि प्रशांत किशोर के किसी भी सुझाव पर हमने सहमति दी है। ये मुलाकात तो जरूर हुई है क्योंकि उनसे हमारे पुराने संबंध हैं और उन्होंने हमसे मिलने का वक्त मांगा था, इसलिए उन्हें ससम्मान बुलाया गया। लेकिन इस मुलाकात के बाद भी किसी भी तरह की कोई भी अटकलें जो है वो हम उस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि इस तरह की भी बात उठने लगी थी कि आप फिर से बीजेपी जेडीयू में नीतीश कुमार को एक बड़ा पद मिल सकता है। इस बात का भी जो है उन्होंने खंडन कर दिया था और खुद सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि किसी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कोई भी बात प्रशांत किशोर से नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मेरी उनसे ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, प्रशांत जी से ही पूछ लीजिए, अगर कुछ इस तरह से अगर बात हुई हो तो वही आपको अच्छे से बताएंगे। ऐसा कहना था नीतीश कुमार का। दरअसल इससे पहले सीएम नीतीश से जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद पवन वर्मा की भी मुलाकात हुई थी। तब से सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी थी कि प्रशांत किशोर जदयू में शामिल हो सकते हैं और इसमें भूमिका पवन वर्मा निभा रहे थे। हालांकि पवन वर्मा ने इन बातों को साफ तौर पर खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि निजी तौर पर सीएम नीतीश से ये मुलाकात हुई है और इसका दूरगामी परिणाम से कोई भी लेना देना नहीं है। एक और भी बयान है प्रशांत किशोर का, हम चाहेंगे कि वो आप तक पहुंचे। टेक्निकल कारणों से आवाज जो है इस वक्त हमें लग रहा नहीं आप तक पहुंच पा रही, लेकिन जिक्र हम करना चाहेंगे। इस बयान में वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मेरे मन में काफी सम्मान है और काफी चीजें जो है नीतीश कुमार को लेकर हम बात करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान हम बिहार की राजनीति को अछूता नहीं रखते हैं। बिहार के विकास, नीतीश कुमार से मेरे अच्छे संबंध है, ये जग जाहिर बात है, लेकिन बिहार की राजनीति जो है वो कितनी हद तक खरी पैमाने पर सही साबित हुई है, इस बात को मैं हमेशा उठाता आया हूं और आज भी उठाता आया हूं। राजनीतिक
परिवेश में संबंध की अलग भूमिका होती है, लेकिन राज्य के विकास के संबंध में अगर बात की जाए तो बिहार में आज उतनी खामियां हैं जितनी कि गिन नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं जन स्वराज यात्रा को लेकर निकला हूं। हालांकि इस यात्रा के साथ में उन्होंने कहा कि ये 3500 किलोमीटर की लंबी यात्रा होगी और इस यात्रा में हम समय समय पर लोगों के साथ जुड़ेंगे, उनकी चीजों को समझेंगे और निश्चित ही तौर पर लोगों से जानेंगे कि क्या उनकी जरूरतें हैं और किस तरीके की वो विकास की मांग करते हैं बिहार सरकार के अंदर। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर और पवन वर्मा जदयू में रह चुके हैं, जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे, और सीएए और एनआरसी पर पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने के दौरान जदयू ने प्रशांत और पवन दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उस दौरान प्रशांत किशोर जदयू के उपाध्यक्ष थे और पवन वर्मा राज्यसभा सांसद थे। इसके बाद पवन वर्मा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गए और जदयू से नाता उनका टूट गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया था कि चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने उनसे जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू का कांग्रेस में विलय कर लेने को भी कहा था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि किशोर जो हैं वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार के इस बयान पर पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार पर उम्र का असर हो चला है और राजनीति में भी वह अब अकेले पड़ गए और इसी घबराहट में कुछ ना कुछ वो बयान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर मैं बीजेपी का एजेंट होता तो जेडीयू का कांग्रेस में विलय क्यों करवाता, और अगर मैं कांग्रेस को मजबूत करना चाहता हूं तो बीजेपी का एजेंट कहना गलत बात है। यानी कि नीतीश कुमार खुद अपनी बातों को काट रहे हैं, वह भ्रमित और राजनीतिक रूप से अलग थलग होते जा रहे हैं। वह उन लोगों से घिरे हुए हैं जिन पर वह खुद भरोसा नहीं करते हैं। वहीं प्रशांत किशोर की चर्चा कांग्रेस में शामिल होने लगी थी और लगातार ये उम्मीद जताई जाने लगी थी कि अब वो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों की अटकलें लगी थी कि वो नीतीश कुमार की पार्टी में फिर से शामिल होंगे, उन्हें मजबूत पद मिलेगा, और लगातार कांग्रेस से जिस तरीके से वो कांग्रेस की भूमिका को निभाने में उनकी जो भूमिका थी वो कहीं ना कहीं निराधार साबित हुई थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी में उन्हें कोई मजबूत पद नहीं मिल पाया था। इसके बाद भी एक बात निकल कर आई कि नीतीश कुमार के साथ में जब उनकी मुलाकात हुई तो अटकलों का बाजार ये था कि नीतीश कुमार की पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। जब उनकी भूमिका अलग हुई, जब नीतीश ने खुद इस बात का खंडन कर दिया कि ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई बात हमसे प्रशांत किशोर की नहीं हुई, ये एक व्यक्तिगत मुलाकात थी क्योंकि वो मिलना चाहते थे। तो इस तरीके की राजनीतिक उठापटक भी जो है बिहार की राजनीतिक हलचल में देखी गई प्रशांत किशोर से जुड़ी। लेकिन आखिर में प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हुए और बिहार आकर जन स्वराज यात्रा में जुट गए। तब से प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज अभियान के तहत पूरे बिहार के जिलों का दौरा कर रहे हैं। कई जिलों में सभा के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहारी की बदहाली के लिए सीएम नीतीश को भी जिम्मेदार माना है। आज जब प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि 3500 किलोमीटर की लंबी यात्रा होगी और बिहार से जुड़ी ये यात्रा है, बिहार के दुख दर्द को बांटने से जुड़ी हुई यात्रा है, तो निश्चित ही तौर पर इस यात्रा से एक जब नतीजा निकलेगा वो काफी अहम होगा और उस नतीजे से ही तय होगा कि क्योंकि प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई रणनीतिकार मानते हैं कि इस यात्रा के बाद प्रशांत किशोर जो हैं वो खुद एक नई पार्टी का भी ऐलान कर सकते हैं। तो खुद इस प्रशांत किशोर का ये मानना है कि वो इशारों में बात करते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है कि जब इस यात्रा को हम संपूर्ण कर लेंगे, हर एक लोगों के बीच में जाकर अपनी बात को मजबूती से रख देंगे और निश्चित ही तौर पर इस यात्रा से जुड़ा हुआ जो समीकरण हमें मिलेगा उसके हिसाब से आगामी भूमिका को तय किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर जो मजबूत रणनीतिकार के रूप में अपनी साख रखते हैं, निश्चित ही तौर पर एक नई पार्टी का गठन भी कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा की शुरुआत जो है महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर
हुई और उन्होंने इस पदयात्रा की शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की थी। ये पदयात्रा पश्चिम चंपारण जिले के भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई थी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि इस पदयात्रा के माध्यम से वे केवल 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे, ना ही सिर्फ इससे लोगों को जोड़ने की हर संभव कोशिश भी करेंगे। प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा को लेकर कहा कि इस पदयात्रा को पूरा करने में लगभग 1 से 1.5 साल तक का समय जरूर लगेगा और इस बीच वो पटना या दिल्ली नहीं लौटेंगे, मतलब वो यात्रा से जुड़े रहेंगे और समय समय पर यात्रा जहां ठहराव करेगी वहां जनसंवाद भी करेंगे। स्वतंत्रता के बाद 50 के दशक में भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है, ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का। हालांकि जो वर्तमान सरकारें हैं वो बिहार को लेकर उनके ताजा बयान आते रहते हैं सामने और लगातार वो इस बात का जिक्र भी करती हैं कि बिहार जो है वो उन्नति कर रहा है और विकास के रास्ते पर लगातार जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन आज की अगर राजनीतिक और वर्तमान परिदृश्य की बात करते हैं तो बात ये समझ के आती है कि बिहार भी आज कई इलाके आज भी बिहार के पिछड़े हुए हैं, जहां पर लोगों का मानना है कि हमारी सुनवाई नहीं होती, हमें हमारे यहाँ नेता जो हैं वो जीत कर तो चुनाव में गद्दी पर बैठ जाते हैं चुनाव में, लेकिन फिर जीतने के बाद वो कभी वापस अपना मुंह नहीं दिखाते हैं आके, और फिर जब चुनाव आता है तो वोट बैंक के लिए वो हमारे बीच आते हैं और लुभावने वादे देते हैं और हम एक बार फिर जो है उन पर विश्वास करके उनको जीत का सरताज पहना देते हैं। वो कहते हैं कि आज गरीबी और अशिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से लोगों का बिहार में बुरा हाल है, ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का। वो कहते हैं कि अब समय बदलने वाला है और इस संकल्प के साथ और आने वाले 10 सालों में बिहार को देश के शीर्ष 10 राज्यों की श्रेणी में शामिल कराने के लिए जन सुराज का यह अभियान समाज के सही लोगों को जोड़कर एक सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास के जरिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश है जिससे सत्ता परिवर्तन सही मायनों में व्यवस्था परिवर्तित का जरिया बनेगा। वो आगे कहते हैं कि जन स्वराज यात्रा को लेकर प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया था कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में व्यवस्था जो है वो परिवर्तन का दृढ़ संकल्प है। पहला महत्वपूर्ण कदम समाज की मदद से एक नई और बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए अगले 12 से 15 महीनों में बिहार के शहरों, गांव और कस्बों में 3500 किलोमीटर की पदयात्रा करके हम लोगों के बीच में जाएंगे और एक बेहतर भविष्य को तलाशेंगे। और इस यात्रा का प्रशांत किशोर कहते हैं सिर्फ यही अर्थ है कि बिहार की जनता की समस्याओं को दूर करना, बिहार के दुख दर्द को समझना, क्योंकि वो कहते हैं कि सत्ता आती है, वादे करती है, गठबंधन से सरकार बन जाती है और गठबंधन के साथ में सत्ता का स्वाद चखा जाता है और इसके बाद में फिर जनता की जो समस्या है वो फिर भी जस की तस ही रहती है। लगातार जिस तरीके से हमने पहले भी बात की थी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन हुआ था, वो गठबंधन अलग हुआ, इसको लेकर भी प्रशांत किशोर अलग तंज कसते हैं। वो कहते हैं कि आज वही नीतीश कुमार हम पे हमलावर है जो कभी भारतीय जनता पार्टी को लेकर सुर्खियां बटोरते थे। तो एक अलग पैमाना है प्रशांत किशोर की राजनीतिक सफर को लेकर और आज उनकी यात्रा जो है वो मजबूती के साथ में जुड़ रही है। वो गांव-गांव, कस्बों जाकर लोगों की समस्याओं को बांटने और सुनने का जो है वो एक महत्वपूर्ण उसको लेकर एक दिशा निर्देश देते हुए भी दिखाई देते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे द्वारा जो यात्रा है वो बिहार को एक नए पैमाने पर भी पहुंचाएगी और उनके दुख दर्द को समझकर जो नतीजा निकलेगा उस पर हम आगामी भूमिका को निभाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशांत किशोर की यात्रा के बाद में प्रशांत किशोर क्या नई राजनीतिक पार्टी का गठन करते हैं, क्या फिर वो किसी राजनीतिक दल में फिर से जुड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकेगा। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही।
कल हम फिर हाजिर होंगे विपक्ष के मुद्दों के साथ में और उनकी बातों को विस्तार से रखेंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।